जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम वॉल्केनो के बारे में डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी। किसे कहते हैं ज्वालामुखी? जैसा कि नाम है, ज्वाला और मुख। जब पृथ्वी के किसी भाग में अगर उसका मुंह फट जाए और उसमें से अंदर से निकला हुआ मैग्मा, जब अंदर बना हुआ मैग्मा जब बाहर आ जाए, यहाँ एक शब्द मैं प्रयोग करूँगा मैग्मा, और एक शब्द प्रयोग करूंगा लावा। दोनों में फ़र्क होता है। मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भागों में अधिक टेम्परेचर और प्रेशर पर, जब हम जानते हैं, कल हमने पढ़ा था इस बात को लेकर कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में टेम्परेचर और प्रेशर अधिक होता है, जिससे बहुत सारा मटेरियल मेल्ट हो जाता है, चट्टानें मेल्ट हो जाती हैं और मेल्ट होकर वो एक विशेष प्रकार का गाढ़ा द्रव बनाती हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं। तो मैग्मा क्या है? चट्टानों के गलने से, अधिक टेम्परेचर पर चट्टानें गल जाती हैं और गल के जो मटेरियल, थिक मटेरियल बनता है, गाढ़ा पदार्थ बनता है, उसे मैग्मा कहते हैं। उस मैग्मा में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। तो जब पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है तब उसमें थिक मटेरियल में बहुत सारी गैसें मिक्स्ड होती हैं। तो गैस सहित थिक मटेरियल को मैग्मा कहते हैं। और जब वही मैग्मा ज़मीन से बाहर निकल जाता है तो गैसेस रिलीज़ हो जाती हैं, गैसें उसमें से निकल जाती हैं। तो अगर मैग्मा में से गैस हटा दो तो वो लावा कहलाता है। बस दोनों में यही फ़र्क है। तो जब तक मटेरियल ज़मीन के अंदर है तब तक वो मैग्मा है, और जैसे ही ज़मीन से बाहर आया तो वो लावा बन जाता है, क्योंकि उसमें से गैसें अलग हो जाती हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया मैग्मा और लावा में क्या फ़र्क है? तो लावा तब कहते हैं जब ज़मीन से बाहर आ जाता है मटेरियल, तब वो लावा कहलाता है, और जब तक ज़मीन के अंदर है तब तक वो मैग्मा कहलाता है। ये दोनों में बेसिक फ़र्क है। ये आप देख रहे हैं एक वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होता है। ज़मीन के अंदर अधिक टेम्परेचर प्रेशर पर यहाँ बहुत सारा मटेरियल जमा हुआ है। ये जो मटेरियल है पिघली हुई अवस्था में है, इसी को मैग्मा कहते हैं, और ये मैग्मा चैम्बर कहलाता है। ये मैग्मा चैम्बर पृथ्वी के अंदर किस लेयर में बनता है हम पढ़ चुके हैं, एस्थेनोस्फीयर में। एस्थेनोस्फीयर हमने उस दिन जो पढ़े थे, पृथ्वी के 4 पार्ट पढ़े थे, याद हैं? लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मीसोस्फीयर और बेरिस्फीयर, 4 पढ़े थे। उन चारों में से एस्थेनोस्फीयर वो पार्ट है जहाँ मैग्मा चैम्बर होता है। यहाँ से मैग्मा बाहर आता है। बाहर आता है तो जिस पाइप लाइन के थ्रू आता है उसे वॉल्केनिक पाइप कहते हैं। ये वॉल्केनिक पाइप है ये पूरा। इस पाइप में से निकलता है, और जहाँ चट्टान को तोड़कर बाहर निकलता है उस जगह पर ज्वालामुखी का मुंह होता है। उसे ज्वालामुखी शब्द माने होता है ज्वाला का मुख। तो जहाँ से मैग्मा बाहर आता है उस मुख को, इस भाग को, इसको कहेंगे हम क्या? ज्वालामुखी। इंग्लिश में कहेंगे क्रेटर। तो क्रेटर यही है। तो क्रेटर शब्द का प्रयोग जब भी किया जाएगा तो क्रेटर क्या है? जहाँ से ज्वालामुखी उद्गार होता है उसका मुंह, मुंह को क्रेटर कहते हैं। और जब ये ज्वालामुखी निकलना बंद हो जाता है तो इसी मुंह में बहुत बड़े अंतराल में पानी भर जाता है, तो उसे ज्वालामुखी झील कहते हैं। तो वो ज्वालामुखी की झील बन जाती है। ज्वालामुखी में एक मेन पाइप होता है, लेकिन मेन पाइप के साथ साथ ज्वालामुखी तो चारों तरफ से निकलने की कोशिश करता है। जैसे अगर आप एक पाइप में से पानी तेज़ी से गुजारें और पाइप में जगह जगह छेद हो जाएं तो पानी निकलते हुए दिखाई देता है ना, ऐसे ही पृथ्वी को ये मेन पाइप तोड़ने की कोशिश करता है। इसमें से जो मैग्मा होता है वो जहाँ जहाँ सॉफ्ट चट्टानें होती हैं वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो बाहर निकलता है, इनको ब्रांचेस कहते हैं। पाइप की ब्रांचेज होती हैं ये। तो इन ब्रांचेज में से इन्हें साइड वेंट भी कहते हैं। तो इन्हीं ब्रांचों में लावा भर जाता है, मैग्मा भर जाता है, और आगे चलकर निकलने का मौका नहीं मिला तो यहीं पर ये मैग्मा स्थायी चट्टान बना लेता है, कठोर चट्टान के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये बहुत सारी चट्टानें कल हमने पढ़ी थी। अगर खड़ी चट्टान है तो उसको डाइक कहते हैं। अगर लेटी हुई है, पपड़ी के रूप में है, तो वो सिल और शीट कहलाती है। कल पढ़े थे ना चट्टानों के प्रकार। तो यही वो चट्टानें हैं जो बीच में जमा हो जाती हैं, इनको हाइपा बेसल रॉक्स कहते हैं। निचले भागों में पाई जाने वाली प्लूटोनिक हैं,
और मध्य भाग में पाई जाने वाली हाइपाबेसल हैं। कल पढ़े थे हम उनके बारे में विस्तार से। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये लावा, ये मैग्मा बाहर आता है और लावा में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये बाहर आता है तो कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। ज्वालामुखी के दौरान निकलने वाली गैसें कौन सी होती हैं? तो गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है वाटर वेपर की, जल वाष्प की। जल वाष्प की मात्रा, अब जब बाहर लावा आए, मैग्मा बाहर आएगा तो मैग्मा में है क्या? चट्टानों का पिघला हुआ रूप है। तो पिघला हुआ रूप होने के कारण उसमें चट्टानें पिघली हुई अवस्था में भी हैं और ऐसे पत्थर भी हैं जो पिघल नहीं पाए, तो उनको भी डायरेक्ट ऊपर की ऊपर उड़ा देता है। जब वोल्केनिक एरप्शन होता है यानी ज्वालामुखी से उद्गार होता है बाहर, तो बड़े बड़े चट्टाने पत्थर भी बाहर आ जाते हैं। तो चट्टान पत्थर तो होंगे ही, पिघली अवस्था में भी होंगे और सॉलिड अवस्था में भी होंगे। इसके अलावा बहुत सारी राख होती है, धूल धुआं इत्यादि, ये सब बाहर निकलता है। लेकिन साथ में कुछ गैसेज निकलती हैं। गैसेज में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है वाटर वेपर की। वाटर वेपर कितना हो सकती है? 97% तक वाटर वेपर हो सकती है। किसी भी ज्वालामुखी से निकली हुई गैसों में 97% तक वाटर वेपर हो सकती है। शेष बचे हुए भाग में अन्य गैसें होती हैं। अब अन्य गैसें कौन सी निकलती हैं ज्वालामुखी से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अन्य गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलने वाली गैस अगर कोई है वाटर वेपर के बाद, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 के साथ और कौन कौन सी गैसें? कार्बन मोनोऑक्साइड CO, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया NH3, मीथेन CH4, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और नाइट्रोजन के ऑक्साइड इत्यादि गैसें निकलती हैं अंदर से। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान कौन सी गैसें सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलती हैं, कौन सी गैस निकलती है? तो आप कहेंगे वाटर वेपर के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वाटर वेपर तो सबसे ज़्यादा है ही, लेकिन उसके अलावा अगर कोई है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा मात्रा में निकलेगी तो वायुमंडल में क्या प्रभाव पड़ना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ग्रीन हाउस गैस है, टेम्परेचर बढ़ाने का काम करेगी। ठीक, तो टेम्परेचर बढ़ाने का काम करेगी तो ज्वालामुखी जब फूटेगा, आग निकलेगी ज़मीन के अंदर से, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलेगी, तो क्या होना चाहिए? वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए। लेकिन ज्वालामुखी जितने ज़्यादा आते हैं वायुमंडल का टेम्परेचर उतना ज़्यादा गिरता है, उल्टा होता है। तो क्यों? परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ज्वालामुखी के आने से वायुमंडल का टेम्परेचर गिर जाता है, जबकि होना क्या चाहिए? CO2 निकल रही है तो बढ़ना चाहिए, लेकिन आग निकल रही है तो गर्मी बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? उसका कारण ये है कि ज्वालामुखी से जो धूल और धुआं निकलता है वो पूरे वायुमंडल में, ऊपर आसमान में छा जाता है, सूर्य के आने वाले प्रकाश को रोक देता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो निकलती है वो पानी के साथ मिलके, वाटर वेपर के साथ मिलके H2SO4 के बादल बनाती है आसमान में। और H2SO4 के बादलों की क्या विशेषता होती है? सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन करते हैं प्रकाश का। तो जब प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो फिर आएगा कैसे? तो जब भी ज्वालामुखी आएगा तो SO2 वाटर वेपर के साथ मिक्स होकर H2SO4 के बादल बनाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड के बादल बनाएगी। और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए सूर्य का प्रकाश बहुत कम पृथ्वी के अंदर पहुंच पाता है। पृथ्वी के पास तक पहुंचने के लिए उसे धूल, धुआं और सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से गुजरना पड़ेगा। यही कारण है कि जब ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा आते हैं तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ ही नहीं पाता, और जब पृथ्वी तक नहीं आ पाएगा तो फिर टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ज्वालामुखी के आने से, परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाए कि ज्वालामुखी अगर ज़्यादा मात्रा में आ जाएं, अभी पूरे विश्व में लगभग 550 ज्वालामुखी हैं, और अगर इन ज्वालामुखी की संख्या 1000 हो जाए तो बताइए टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आप तुरंत बोल दो कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हकीकत क्या है? टेम्परेचर गिर जाएगा। ठीक है, बढ़ेगा नहीं, टेम्परेचर गिर जाएगा पृथ्वी का। क्लियर है?
पूरे विश्व में जितने भी ज्वालामुखी हैं, अगर हम इनके क्षेत्र को डिसाइड करें कि कहाँ कहाँ ये ज्वालामुखी आते हैं, चलिए ज्वालामुखी कहाँ कहाँ आते हैं इसके बारे में हम अभी बाद में बात करते हैं। पहले उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि ज्वालामुखी होते कितने प्रकार के। ज्वालामुखी के प्रकार दो तरह से पढ़ते हैं हम। एक होता है ऐसे ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी के प्रकार पढ़ रहे हैं तो प्रकार का एक आधार है ज्वालामुखी से निकलने वाला वही जो मैग्मा जो बाहर आ रहा है उसका नेचर कैसा है। तो मैग्मा की प्रकृति, पहली बात कि उसका नेचर कैसा है मैग्मा का, अम्लीय है, क्षारीय है, किस प्रकार का है मैग्मा। और दूसरी बात है आपके जो स्ट्रक्चर बनेगा, मैग्मा के निकलने से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके आधार पर। तो स्ट्रक्चर के आधार पर और निकलने वाले मैग्मा के नेचर के आधार पर कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। तो उसमें से सबसे पहला आप याद रखेंगे, हमने कल ये पढ़ा था कि जब कभी ज़मीन के अंदर सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है तो किस प्रकार का मैग्मा बनेगा, अम्लीय। सिलिका ज़्यादा होगा तो एसिडिक मैग्मा बनेगा। और एसिडिक मैग्मा की क्या विशेषता होती है, बहुत ज़्यादा थिक होता है, गाढ़ा होता है, गाढ़ा चिपचिपा थिक होता है। और जब ज़्यादा गाढ़ा मटेरियल होगा, बाहर निकलेगा तो बहुत बड़े एरिया में फैल नहीं पाएगा। बड़े एरिया में फैलने के लिए पतला मटेरियल निकलना चाहिए। कभी आप ज़मीन पर पेट्रोल की एक बूंद डालिए, देखिए कितनी तेज़ी से फैलती है, और पानी की बूंद डालो उतनी तेज़ी से नहीं फैलती। पारे की बूंद डालोगे तो फैलेगी नहीं, वो तो गोल छर्रे जैसी हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जितना पतला वो उतना ज़्यादा फैलता है। और फैलने के पीछे दूसरा कारण भी है, साइंटिफिक रीज़न है। फैलने के पीछे दूसरा रीज़न ये है कि कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स आप लोगों ने पढ़े हैं कि नहीं फिजिक्स में? कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स, जिस पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ एडेसिव फोर्स ज़्यादा होता है वो ज़्यादा चिपकता है, ज़्यादा फैलता है। और जिस पदार्थ का कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है वो ज़्यादा नहीं फैलता, वो सिकुड़ता है। तो पारे का कोहेसिव फोर्स, ससंजन बल, हिंदी में बोलते हैं ससंजन और आसंजन बल। ससंजन माने होता है दूसरे के साथ, आसंजन माने होता है खुद के अणुओं के बीच में लगने वाला। तो जो पतला मटेरियल होता है, इसका मतलब ये हुआ उसके अणुओं में एक दूसरे को पकड़ के रखने की क्षमता कम है, इसलिए वो फैल जाते हैं। यही कारण है कि जो पतला लावा होता है, या दूसरे शब्दों में कहें अम्लीय पतला लावा किससे बनता है? क्षार से, बेसिस से। बहुत ज़्यादा क्षार की मात्रा हो, मेटल की मात्रा जिसमें ज़्यादा होती है वो पतला लावा होता है। सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है तो गाढ़ा लावा होता है। तो गाढ़े लावे को ही हम, सिलिका की ज़्यादा मात्रा वाले लावे को हम अम्लीय लावा कहते हैं। मेटल ज़्यादा मात्रा में हो उस लावा को हम क्षारीय लावा कहते हैं। तो ये लावा के दो प्रकार हैं कि या तो अम्लीय लावा होगा या क्षारीय लावा होगा। अब हम बात करते हैं कि जब ज़मीन के अंदर से ये बाहर आता है, अगर मान लीजिए मैग्मा में गाढ़ापन ज़्यादा है, इसका मतलब एसिडिक है, अम्लीय है, और गाढ़ापन ज़्यादा है तो वो आसानी से ऊपर आकर फैलेगा नहीं, वो क्या करेगा, गुंबद जैसा शेप ले लेगा। तो उसको बोलते हैं डोम वोल्केनो। ये डोम वोल्केनो की क्या विशेषता होती है? डोम वोल्केनो या गुंबदाकार ज्वालामुखी, ये वो होते हैं जिनका लावा बहुत गाढ़ा होता है, यानी इनके लावा में सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बाहर निकलकर ये फैल नहीं पाता। नहीं फैलेगा तो गुंबद जैसी आकृति बना लेगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए लावा इस प्रकार का है कि बहुत पतला है, यानी उसमें क्षारीय गुण है, तो वो बाहर निकलकर फैल जाएगा, बाहर निकलकर बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, पूरी ज़मीन पर बहुत बड़े एरिया में फैल जाएगा। तो ऐसा जो ज्वालामुखी होगा उसकी विशेषता क्या होगी? वो बहुत बड़े एरिया को कवर करेगा। तो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे जो लावा होते हैं जो ज़्यादा मात्रा में कवर करते हैं, ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं, उन्हें कहते हैं शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो, ये
शील्ड वॉल्केनो का लावा बहुत बड़े एरिया में फैलता है क्योंकि पतला होता है, क्षारीय गुण होता है उसमें, तो इसको बोलते हैं शील्ड वॉल्केनो। अब एक बात है, शील्ड मतलब तो तलवार और ढाल आप समझते हो ना। ढाल कैसी होती है? एक 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 तस्तरी टाइप की होती है ना, एक तस्तरी टाइप की, ज़्यादा मोटी तो नहीं होती ना, उसी को ढाल कहते हैं, शील्ड कहते हैं। तो ढाल जैसा फैल जाता है, ढाल जैसी आकृति बनाता है, इसलिए शील्ड वॉल्केनो कहते हैं। तो शील्ड वॉल्केनो की पहली विशेषता कि ये बहुत ज़्यादा थिन लावा से बनता है। इसका लावा थिन होता है, पतला होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें मेटल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ऐसा यही वॉल्केनो दुनिया के सबसे बड़े वॉल्केनो हैं, बड़े एरिया में पाए जाने वाले। इसका उदाहरण है सबसे बढ़िया, अमेरिका में जो आपका एक सबसे छोटा राज्य है, क्या नाम है उसका? हवाई द्वीप। अमेरिका में हवाईयन जो द्वीप है वो सबसे छोटा है। ये देखिए, ये है हवाई द्वीप, ये है, ये सबसे छोटा राज्य है अमेरिका का। यहीं पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखियाँ हैं आज की तारीख में। मोना लोआ सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, मोना लोआ, जिसे टामू मैसिफ ड्वार्फ भी कहते हैं। टामू मैसिफ ड्वार्फ उसका नाम है, दूसरा नाम दिया हुआ, बाकी मेन नाम है उसका मोना लोआ। ये विश्व का सबसे बड़ा जागृत ज्वालामुखी है और उसका लावा शील्ड मतलब बहुत पतला है। इसलिए परीक्षा में अगर प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, तो वो है मोना लोआ। और ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो किस प्रकार का? तो आप कहोगे शील्ड टाइप है। ये शील्ड वॉल्केनो है, यानी फैला हुआ है ज़मीन पर। इसका एरिया है 5200 स्क्वायर किलोमीटर, इतने बड़े भाग में फैला हुआ है। 5200 वर्ग किलोमीटर भाग में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मोना लोआ है, एरिया के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। तीसरा है सिंडर कोन। सिंडर कोन, ये देखिए, आप लोग कौन समझते हो? आइसक्रीम खाते हो इस कोन में, उसके जैसा शेप बनाए तो इसको कहते हैं सिंडर कोन। अगर कोन को उल्टा कर दो तो ऐसा शेप बनेगा। इस ज्वालामुखी की क्या विशेषता होती है? इसमें निकलने वाला जो मटेरियल है वो बहुत तेज फुहार के साथ निकलता है, जैसे कोई शावर, जैसे कोई बहुत बड़ा जो फव्वारा होता है ना, उस टाइप से मटेरियल बाहर आता है और ये कॉनिक शेप ले लेता है, इसलिए इसे सिंडर वॉल्केनो कहते हैं। और चौथे प्रकार का होता है कंपोजिट वॉल्केनो। कंपोजिट शब्द इसलिए प्रयोग किया जा रहा है, ये ऐसा वॉल्केनो है जिसमें अकेला एक क्रेटर नहीं है, एक क्रेटर के अलावा और भी साइड में क्रेटर होते हैं। यहाँ देखो, ये इस जगह पे क्रेटर आप देख रहे हैं, इस जगह भी क्रेटर है, यहाँ भी क्रेटर है और यहाँ भी क्रेटर है, ये देख रहे हैं आप, इस जगह भी क्रेटर है। तो इसके क्रेटर वाले भाग एक से अधिक हो सकते हैं। देखो, यहाँ से मटेरियल निकला, ये यहाँ से निकल के चला गया, तो एक से अधिक क्रेटर अगर हों, और साथ ही क्या होता है कि जब इसमें से मटेरियल निकलता है तो कभी राख निकल गई, कभी लावा निकल गया, चट्टानों का मलबा निकल गया, तो कभी कुछ और निकल गया। तो ऐसे करते करते इसमें बहुत सारी लेयर बन जाती हैं अलग अलग। ये साइड में लेयर मिलेंगी आपको। तो ये जो साइड में लेयर होती हैं, इसीलिए इसे कंपोजिट शब्द प्रयोग किया जाता है। इसके लिए एक शब्द और प्रयोग किया जाता है, स्ट्रेटो वॉल्केनो। स्ट्रेटो माने सीधा, स्ट्रेटो वॉल्केनो भी कहा जाता है इसे। तो परीक्षा में प्रश्न आया कि सबसे बड़ा, सबसे लंबा वॉल्केनो कौन सा होता है, सबसे ऊंचा, तो वो यही होता है। कौन सा वॉल्केनो सबसे ऊंचा है? तो वो है कंपोजिट या स्ट्रेटो। कंपोजिट या स्ट्रेटो वॉल्केनो सबसे ऊंचा वॉल्केनो होता है। सबसे नीचा वॉल्केनो कौन सा? सबसे नीचा शील्ड वाला, ये सबसे नीचा है क्योंकि इसका मैग्मा बहुत पतला होता है तो ये फैल जाता है। सबसे बड़े एरिया में पाया जाने वाला शील्ड, क्लियर? सबसे कम एरिया कवर करने वाला है डोम। ये कम एरिया कवर करता है क्योंकि इसका लावा बहुत थिक होता है, फैलता नहीं है आसानी से, इसलिए सबसे कम जगह कवर करता है।
ठीक है। कौन से ज्वालामुखी का लावा क्षारीय होता है? किसका क्षारीय? किसका? जो सबसे क्षारीय कौन सा? जो सबसे पतला है, फैल रहा है, तो वो कौन सा है? शील्ड। और अम्लीय किसका है? जो डोम वाला है, जो डोम जैसा स्ट्रक्चर बनाता चला जाता है, आसानी से फैलता नहीं है, इसका सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। ठीक है। तो कितने प्रकार के हमने पढ़े? 4 प्रकार के। यही 4 मुख्य हैं, आपको यही पढ़ना है। सबसे पहले शील्ड, जो अधिक फैलने वाला शील्ड। दूसरे नंबर पर एक सिंडर कोन पढ़ा हमने। सिंडर कोन, कोन जैसी आकृति बनाने वाला, जिसमें फव्वारे जैसी फुहारें निकलती हैं। और होता है अगला डोम शेप्ड, डोम वोल्केनो। डोम वोल्केनो बहुत गाढ़ा, थिक, चिपचिपा होता है मटेरियल, जो आसानी से फैलता नहीं, डोम जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। और कंपोजिट वोल्केनो, ये वो वोल्केनो है जिसमें बहुत सारे ज्वालामुखी होते हैं, बहुत सारे ज्वालामुख होते हैं, और इसी कारण से ये विभिन्न प्रकार की लेयर बनाता है। कभी कुछ निकलता है किसी में से, कभी कुछ निकलता है, लेयर के बाद लेयर फॉर्मेशन बनाता है। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम कंपोजिट ज्वालामुखी कहते हैं। वाटर वेपर तो हर ज्वालामुखी में निकलेगी, बिना वाटर वेपर के कभी ज्वालामुखी निकलेगा ही नहीं। क्योंकि जब भी ज्वालामुखी अंदर से मैग्मा लेके निकलेगा तो बीच में पानी मिलेगा ना, उसको पानी तो साथ में लेके निकलेगा ही, क्योंकि एस्देनोस्फीयर लगभग 200 किलोमीटर नीचे है। और पानी कितना नीचे होता है? 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट, उसमें पानी निकल जाता है। तो अंदर बहुत बड़ी लेयर पानी की होती है, इसलिए जब नीचे से मैग्मा धक्का मारता है तो पानी ही सबसे पहले ऊपर निकल के आता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो कितने प्रकार के हमने ज्वालामुखी पढ़ लिए। इनके अलावा और 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। वो किस आधार पर हैं? और 3 प्रकार के ज्वालामुखी किस आधार पर? वो होते हैं निकलने वाले उद्गार की तीव्रता के आधार पर। तो सबसे पहले एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो, इसे कहते हैं जागृत ज्वालामुखी। एक्टिव माने ऐसे ज्वालामुखी जिनसे कुछ ना कुछ लगातार निकलता ही रहता है, हर समय उनमें कुछ ना कुछ उद्गार होता रहता है, उन्हें कहते हैं एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो को हमने आपको एक उदाहरण दिया अभी, कौन सा? मोना लोआ, दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो है। ऐसे ही दुनिया का सबसे ऊंचा वोल्केनो, ऊंचा एक्टिव वोल्केनो, वो है कोटोपैक्सी, इक्वेडोर में। कोटोपैक्सी दुनिया का सबसे ऊंचा जागृत ज्वालामुखी है, इक्वेडोर में कोटोपैक्सी। इक्वेडोर कहाँ है? इक्वेडोर कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में कि अफ्रीका में? इक्वेडोर दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में ही है ना। ये रहा इक्वाडोर, कोलंबिया के बाजू में। जागृत ज्वालामुखी के इटली में 2 उदाहरण बहुत अच्छे। कौन कौन से? एक है भूमध्य सागर में स्ट्राम्बोली, भूमध्य सागर में स्थित स्ट्राम्बोली। देखिए, ये आपको दिखा देता हूं मैं। ये है इटली, ये भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर है। इस भूमध्य सागर में ये इटली वाला भाग है, ये इटली है ना। ये है इटली। इसी इटली के चारों ओर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। उनमें से एक है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी हमेशा भूमध्य सागर में जितने भी जहाज गुजरते हैं उन्हें दूर से दिखाई देता है, वो हर समय उसमें से उद्गार होता रहता है। तो ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी से उद्गार हर समय होता है,
भूमध्य सागर के बीच में कहीं पाया जाता है, लिपारी द्वीप पर है वो, एक लिपारी आइलैंड है, वहाँ पाया जाता है। इसीलिए उसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या प्रकाश घर कहा जाता है। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि भूमध्य सागर का प्रकाश घर किसे कहा जाता है, तो वो है स्ट्रोम्बोली वोल्केनो को। स्ट्रोम्बोली वोल्केनो ये किस प्रकार का है, तो हम कहेंगे जागृत है, यानी एक्टिव वोल्केनो है। प्रकाश स्तंभ या प्रकाश घर, इंग्लिश में कहते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली। इसके अलावा दो और हैं, एक है सिसिली द्वीप पर एटना, ज्वालामुखी का नाम है एटना, ये सिसिली आइलैंड पर है, सिसिली द्वीप पर, ये भी इटली में ही है एटना। ये भी जागृत ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल है। भारत में एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में बैरन आइलैंड पर, उसे कहते हैं बैरन ज्वालामुखी। बैरन आइलैंड है, एक बैरन द्वीप है अंडमान निकोबार में, उस पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसको बैरन ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। बैरन। दूसरा ज्वालामुखी है डोरमांट। डोरमांट, डोरमांट का मतलब होता है प्रसुप्त, सोए हुए। प्रसुप्त की क्या विशेषता होती है, आज सो रहा है कल उठ जाएगा, भरोसा नहीं है ना, आज तो सोया हुआ है कल जागृत हो गया तो। कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो 100 साल से नहीं फटे, 200 साल हो गए नहीं फटे, लेकिन उसके बाद फिर से उनमें कुछ ना कुछ निकलने लगा, तो वो सोए हुए हैं। सोए हुआ आदमी कभी भी उठ सकता है, और मरा हुआ आदमी नहीं उठेगा दोबारा। ठीक, तो इस आधार पर तीसरा है शांत। शांत मीन्स एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट। तीसरे प्रकार का ज्वालामुखी शांत, एक्सटिंक्ट। तो शांत वो हैं जो मर चुके हैं, जो शांत हो गए, मर गए दोबारा, मतलब सदियों हो गई इनमें से फिर कभी उद्गार आया ही नहीं, तो इसलिए मान लिया गया कि शांत हो गया। ये प्रसुप्त वो हैं जो अभी सोए हुए हैं और कभी भी उठ सकते हैं, इनमें बीच बीच में होता रहता है, 100-200 साल में फिर से जागृत हो जाते हैं ये, तो इनको प्रसुप्त कहते हैं। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है जापान का फ्यूजियामा, तंजानिया का किलिमंजारो, तंजानिया अफ्रीका में किलिमंजारो, जापान का फ्यूजियामा, फ्यूजियामा, किलिमंजारो, और भारत में भी है एक प्रसुप्त नारकोंडम। नारकोंडम कहाँ है, वहीं अंडमान निकोबार में, नारकोंडम। और तीसरे प्रकार हैं शांत। शांत हो गए, खत्म, एक बार निकला कभी सदियों में उद्गार, उसके बाद निकला ही नहीं। तंजानिया, तंजानिया अफ्रीकन कंट्री है। तीसरा है शांत। शांत मतलब ये एक बार इनमें उद्गार हुआ और सदियों से हुआ ही नहीं है, इसलिए शांत कहलाए। तो इसमें शांत में है
ईरान का देवबंद, कोह ए सुल्तान, ईरान का देवबंद, कोह ए सुल्तान, ये ज्वालामुखी के नाम है। देवबंद, कोह ए सुल्तान, म्यांमार का पोपा, ईरान, ईरान में ही देवबंद है, ईरान में ही कोह ए सुल्तान है, दोनों ईरान के हैं। म्यांमार का पोपा, ये शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है। अभी हमने अमेरिका का वो जो आइलैंड देखा, क्या नाम था उसका, हवाई, उस पर जागृत ज्वालामुखी कौन सा था, मोना लोआ। उसी पर एक डोरमांट यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी है जिसका नाम है मोना किया, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए दोनों को याद रखेंगे, मोना लोआ और मोना किया। मोना किया कैसा है, प्रसुप्त है, और मोना लोआ जागृत है, दोनों में ये अंतर है। मोना लोआ का ही दूसरा नाम टामू मैसिफ ड्वार्फ है, टामू मैसिफ ड्वार्फ मोना लोआ का ही नाम है, टामू मैसिफ ड्वार्फ, टामू TAMU, टामू मैसिफ, मैसिफ MASIFF, मैसिफ ड्वार्फ DWARF, ड्वार्फ। पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी क्या बताया, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी, ठीक। और पूरी दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, दोनों में अंतर समझ में आया, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी और सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी। सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है एंडीज पर्वत के ऊपर ओजस डेल सलादो, ओजस डेल सलादो, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, यानी एंडीज पर्वतमाला के ऊपर फट गया। और कोटोपैक्सी क्या है, जमीन से ही फटा, प्लेन पे फटा, और फटने के बाद वो इतना ऊंचा हो गया, लगभग 4000 मीटर से ऊंचा हो गया, तो उसको कहते हैं सबसे ज़्यादा ऊंचा जागृत ज्वालामुखी। तो वो जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण है कोटोपैक्सी। एंडीज पर्वतमाला पर, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला के ऊपर। जब ज्वालामुखी बाहर आता है, मटेरियल बाहर आता है ज्वालामुखी से, तो उसमें कई जगह ऐसी हैं जहां बहुत कई सैकड़ों किलोमीटर दूर तक खाली धुआं ही धुआं उठता रहता है। ऐसी एक जगह है, दो जगह वर्ल्ड में आपको अच्छे से तैयार करनी है। देखिए, एक ये कमचटका आइलैंड है रसिया का, और कमचटका ये पूरी सीरीज़ है यहाँ पर आइलैंड की, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कमचटका कहते हैं। और एक है ये अलास्का की कटमई श्रेणी, कटमई सीरीज़ के नाम से, कटमई रेंज के नाम से जानी जाती है। ये अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट है। अमेरिका में टोटल 50 स्टेट हैं, 50 स्टेट में सबसे छोटा है हवाई और सबसे बड़ा है अलास्का। तो ये देखिए, ये ग्रीन कलर का है, इसी का ये पार्ट है अलास्का, तो ये अमेरिका के अंडर में आता है। इसी की एक ये पट्टी निकली हुई है, देख रहे हैं आप, जहाँ मैं उंगली चला रहा हूँ यहाँ, देख रही है, इसको कहते हैं, ये पूरी कटमई सीरीज़ है, कटमई रेंज है,
पर्वत है कटमई, तो ये पूरी रेंज है, इस पर ज्वालामुखी आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं। इसी तरह से रशिया का ये एक सीरीज़ है, इसको कहते हैं कामचटका या कमचटका नाम से जाना जाता है इसको। तो ये दोनों ही ज्वालामुखी के लिए बहुत फेमस हैं। तो इस जगह कामचटका पर इसकी क्या विशेषता है, यहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है पहाड़ों पर, यहाँ जो आइलैंड है उन पर बर्फ़ जमी रहती है, ठंडा प्रदेश है बहुत ज़्यादा, और उसमें से आग भी निकलती रहती है। दोनों चीज़ें एक साथ हैं, आग निकल रही है मतलब ज्वालामुखी है, और बर्फ़ जमी हुई है, इसलिए इसे बोलते हैं लैंड ऑफ फायर एंड आइस। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। लैंड ऑफ फायर एंड आइस किसे कहते हैं? अग्नि और बर्फ की भूमि किसे कहते हैं? कमचटका, रशिया, कमचटका आइलैंड, रशिया। और जो कटमई सीरीज है, ये पूरी रेंज है कटमई श्रेणी, इसकी क्या विशेषता है कि यहाँ पर लगातार धुआं उठता ही रहता है। अगर ज्वालामुखी के मुख से कहीं भी धुआं ही धुआं उठ रहा है, मतलब लावा फैलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, खाली धुआं धुआं उठ रहा है, तो धुआं उठने को उसको कहते हैं फ्यूमरोल्स। एक शब्द प्रयोग किया जाता है फ्यूमरोल्स। फ्यूमरोल क्या होते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं धुआंरा, धुआंरा, जिसमें से धुआं ही धुआं उठता है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, तब आपको समझ में आ जाएगा क्या कैसे होता है ये फ्यूमरोल्स। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्यूमरोल्स अगर कहीं पाए जाते हैं, उसे कहते हैं 10,000 धूमरों की घाटी। 10,000 धूमरों की घाटी, वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, इंग्लिश में कहते हैं वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, 10,000 धुआंरों की घाटी। तो वो घाटी है कौन सी? 10,000 धुआंरों की घाटी, वो यही है कटमई, कटमई सीरीज। कटमई जो रेंज है ये 10,000 धुआंरों की घाटी है। अगर ज्वालामुखी वाले स्थान से लगातार पानी की जलवाष्प निकलती रहे, लगातार पानी निकले, गर्म पानी निकले, अब स्वाभाविक है ज्वालामुखी निकलेगा तो गर्म पानी निकलेगा, ठंडा तो निकलने से रहा, तो लगातार पानी की फुहारें निकलती रहती हैं, तो उसको कहते हैं गीज़र। अगला शब्द है गीज़र। गीज़र किसे कहते हैं? जब ज्वालामुखी में से लगातार फुहारें निकलती रहती हैं तो उन फुहारों को गीज़र कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा गीज़र अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में, ये येलोस्टोन पार्क यहाँ है कहीं इस जगह पे, अलास्का में, येलोस्टोन पार्क में एक्सेलसियर गीज़र दुनिया का सबसे बड़ा गीज़र है। और ओल्ड फेथफुल, एक्सेलसियर और ओल्ड फेथफुल ये दुनिया के सबसे बड़े गीज़र में आते हैं। एक्सेलसियर और ओल्ड फेथफुल। एक होता है सोल्फातारा। सोल्फातारा अगर गीज़र वाले स्थान से पीले रंग के धूम्र निकलना शुरू कर दें, यानी जो धुआंरा था ना, फ्यूमरोल था, वो फ्यूमरोल के स्थान पर पीला धुआं निकले,
बहुत ज़्यादा मात्रा में पीले टाइप का धुआं निकले, इसका मतलब सल्फर की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए पीला धुआं निकल रहा है। तो जब धुआंरों से सल्फर निकलना शुरू हो जाए धूम्र के रूप में, धुएं के रूप में, तो उसे सोल्फा तारा कहते हैं। सोल्फा तारा ऐसा धुआंरा है, ऐसा फ्यूम रोल है जिसमें से सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा निकलती है, सल्फर के धूम्र निकलते हैं, धुआं निकलता है सल्फर का, उसे कहते हैं सोल्फा तारा। सोल्फा तारा फ्यूम रोल्स। सोल्फा तारा फ्यूम रोल वह फ्यूम रोल है जिसमें से सल्फर की वाष्प निकलती है, सल्फर बहुत ज़्यादा मात्रा में सल्फर का धुआं निकलता है पीले रंग का, उसे कहते हैं सोल्फा तारा। ये भी वहीं है येलोस्टोन पार्क में, वहीं देखने को मिलता है सोल्फा तारा। आपने कभी कभी देखा होगा, गर्म पानी के सोते के बारे में सुना? ऐसे ऐसे कुंड होते हैं जिसमें नहाओ तो गर्म, बहुत गर्म पानी होता है, इतना गर्म कि आप आसानी से उतर भी नहीं सकते उसमें। कभी अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाएं, उत्तराखंड वगैरह में, तो वहाँ चंबा देवी का मंदिर है। चंबा देवी के मंदिर के बाजू में, चंबा देवी के मंदिर के बाजू में ही आपको क्या मिलेगा? वहीं पर चंबा देवी के मंदिर के बाजू में एक कुंड है बहुत बड़ा, गर्म पानी का सोता है, उसे गीज़र कहते हैं, गर्म पानी का है। उसमें पानी इतना गर्म रहता है कि अगर आप चावल को टिफ़िन में बंद करके पकाने रख दो, उसको उसमें डुबो दो, 1-1.5 घंटे बाद निकालो तो चावल पूरा बढ़िया पक जाता है, इतना गर्म पानी। और उसमें लोग नहाते हैं। टेम्परेचर लगभग 60-70 डिग्री होता है, 70 डिग्री के आसपास। तो जैसे ही आप हाथ डालोगे एकदम से आपको लगेगा जल गए। अब 70 डिग्री स्वाभाविक ज़्यादा लगेगा, लेकिन एक बार हिम्मत करके उतर गए, आपकी बॉडी उतना सहन कर लेती है। और लोग 1-1 घंटे तक उसमें डूबे रहते हैं, ख़ासतौर से वो जिनको चर्म रोग होते हैं। चर्म रोग के शिकार लोगों को सलाह दी जाती है कि भैया चंबा देवी चले जाओ, माता जी की कृपा हो जाएगी। तो वो कृपा माता जी की नहीं है, वो कृपा किसकी है? सल्फ़र की है। वहाँ जो माता जी के बगल में जो कुंड है, सल्फ़र कुंड है वो, उसमें से लगातार सल्फ़र का पानी निकलता रहता है अंदर से। तो जब भी स्किन डिसीज़ होती हैं तो स्किन डिसीज़ को सल्फ़र ड्रग दिए जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर स्किन डिसीज़ होती है तो सल्फ़र ड्रग सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं। तो वो सल्फ़र के पानी में नहाने से त्वचा के रोग दूर हो जाते हैं, इसलिए लोग वहाँ जाते हैं और श्रद्धा से जाते हैं। बाद में कहते हैं भैया माँ की कृपा से, चंबा देवी की माँ की कृपा से हमारे रोग ठीक हो गए, चर्म रोग हमारे बिल्कुल क्लियर हो गए। उस पानी में अगर आप 15-20 मिनट उतर गए तो पूरी बॉडी आपकी बिल्कुल सुर्ख लाल हो जाएगी। अच्छा गर्म पानी होता है और बड़ा अच्छा लगता है वहाँ। अच्छा इसलिए लगता है कि ठंडक बहुत ज़्यादा है, पहाड़ी क्षेत्र है, ठंडक बहुत ज़्यादा है। बिना स्वेटर के तो आप वहाँ घूम ही नहीं सकते, इतनी ठंड रहती है वहाँ। स्वेटर तो खैर काम करता नहीं उतनी ढंग से, जैकेट वैकेट अच्छे से पहननी पड़ती हैं। और इतने ठंडे पानी, इतने ठंडे माहौल में आपको इतना गर्म पानी मिल जाए तो फिर किसका निकलने का मन करेगा? एक बार तो घुस नहीं सकते, घुस गए तो फिर निकलने का मन नहीं करेगा। तो ऐसी जगह है जो पाई जाती हैं वहाँ गर्म गीज़र कहलाते हैं, गर्म पानी के सोते कहलाते हैं ये। तो ये भारत में भी हैं लेकिन इनकी मात्रा कम है। जम्मू कश्मीर में भी हैं कुछ, उत्तराखंड में भी, पहाड़ी इलाकों में ही पाए जाते हैं। तो ये वो जगह हैं जहाँ कभी ज्वालामुखी आया होगा, उसके कारण उसका पाइप आज भी जिंदा है। और उस पाइप में से होकर जब भी कभी नीचे भूगर्भिक हलचलें होती हैं तो मैग्मा धक्का मारता है तो ऊपर का पानी निकल के बाहर आ जाता है। इसीलिए अक्सर जितने भी वाटरफॉल होते हैं ना, वो वाटरफॉल पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। यानी पानी पहाड़ों के ऊपर से निकल के फिर नीचे बहता है। तो आश्चर्य लगता है कि ये पानी ऊपर तक कैसे पहुंच जाता है और ग्राउंड में क्यों नहीं आता। यहीं बगल में पहाड़ी है तो पहाड़ी के ऊपर तक पानी आ गया है नीचे से निकल के, और मैदान में नहीं आ पा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैदान की जो रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, वो हार्ड हैं, उनको तोड़ के पानी बाहर नहीं निकल पा रहा। और जो पर्वत बना है उसकी चट्टानें सॉफ्ट हैं, क्योंकि वो पर्वत बना ज्वालामुखी से था कभी,
और इसीलिए ज्वालामुखी के पाइपलाइन उसमें अंदर पड़ी हुई है। तो जब भी कभी अंदर भूगर्भिक हलचलें होती हैं तो अधिक प्रेशर पर वो ये देखती हैं कि कहाँ से निकलना आसान होता है, तो पानी वहीं से निकल के ऊपर तक आ जाता है। इसलिए कई झरनों में गर्म पानी और कई झरनों में ठंडा पानी भी मिलता है, दोनों प्रकार के, और ये पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। तो सिंपल सा जवाब है, अगर कोई पूछे आपसे कि ऐसा क्यों होता है पहाड़ी क्षेत्रों में पानी है और मैदानी क्षेत्रों में नहीं है, तो आप कहेंगे मैदानी क्षेत्रों की चट्टानें हार्ड हैं। तो मैग्मा तो इसके नीचे भी है, लेकिन वो धक्का मारता है तो इसको तोड़ ही नहीं पाता। पहाड़ी क्षेत्रों में पहले से पाइप क्या बने हुए हैं, वॉल्केनो पाइप बने हुए हैं, ब्रांचेस बनी हुई हैं, उनमें से निकल के पानी आ जाता है पहाड़ों पर। इसलिए पहाड़ों पर आसानी से पानी उत्पन्न हो जाता है और वहाँ से वाटरफॉल होता है और उससे नदियों का उद्गम हो जाता है। इस तरह से नदियों का उद्गम होता है। तो ये हमने देखा विद्यार्थियों। इसके साथ ही परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं। तो पूरी पृथ्वी पर ज्वालामुखी का जो मुख्य क्षेत्र है वो ये है, ये और ये देखेंगे आप, ये ज्वालामुखी का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को क्या कहेंगे आप, परिप्रशांत पेटी, इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। एक रिंग बनती है, देखिए ना आप, ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर के चारों ओर आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, ये इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो प्रशांत महासागर का ये पूरा पेटी है। ये इस तरह से क्लियर हुआ, ये प्रशांत महासागर की पूरी पेटी है। इस पूरी पेटी पर मैक्सिमम ज्वालामुखी आते हैं। पृथ्वी पर जितने ज्वालामुखी आते हैं उसका 2/3 अकेले सरकम पैसिफिक जो बेल्ट है, इसको परिप्रशांत पेटी, ज्वालामुखी पेटी कहते हैं। सरकम पैसिफिक वॉल्केनिक बेल्ट के नाम से जाना जाता है, यानी हिंदी में कहते हैं परिप्रशांत पेटी, परिप्रशांत ज्वालामुखी पेटी। इसी को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। जब आसमान से सैटेलाइट से पिक्चर ली जाती है ना पृथ्वी की, तो ये पूरा आग की तरह धधकता हुआ दिखाई देता है। ये वाला पार्ट आग की तरह बिल्कुल जलता हुआ दिखाई देता है ऊपर से, इसलिए वो एक रिंग बनती है, इसलिए उसे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ये दुनिया का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। 67% ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ये वाला क्षेत्र, अटलांटिक ओशियन का बिल्कुल बीच में से एक जाने वाली पट्टी, बिल्कुल बीचों बीच में से। तो अटलांटिक ओशियन का बीचों में से निकलने वाली जो पट्टी है, इस पट्टी को, ये एस आकार का है ना अटलांटिक ओशियन, इसके बिल्कुल बीच में से एक बहुत बड़ी दरार है। इस ओशियन के बीचों बीच में दरार है, अच्छी खासी चौड़ी और बहुत लंबी। अब कितनी लंबी होगी, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी पृथ्वी नप गई, तो इतनी बड़ी दरार है ये दरार क्यों पड़ी, क्योंकि इधर की जो प्लेट थी, इधर की कौन सी प्लेट है, अफ्रीकन और यूरेशियन, ये जो प्लेट है ये पूरी प्लेट, और इधर की प्लेट कौन सी है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। इन प्लेटों में क्या हुआ, इधर की प्लेट उधर की प्लेट, ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश की। जैसे ही एक दूसरे से दूर गई तो इस बीच में क्रैक पड़ गया, यानी प्लेटों के एक दूसरे से दूर जाने के कारण बीच में गैप आ गया। उस गैप की गहराई इतनी ज़्यादा है कि एस्देनोस्फीयर, जहाँ बहुत ज़्यादा मैग्मा चैम्बर होता है, वहाँ तक वो दरार पड़ गई। नतीजा क्या हुआ, वो मैग्मा अधिक टेम्परेचर प्रेशर के कारण अंदर से प्रेशर पड़ा तो निकल के बाहर आने लगा। तो ये पूरे अटलांटिक ओशियन में अगर आसमान से देखो तो आग जलती हुई दिखाई देती है। पूरे अटलांटिक ओशियन में बीच वाले भाग में आग जलती हुई दिखाई देती है। इसका पिक्चर जब ली जाती है सैटेलाइट से तो पूरी आग ही आग दिखाई देती है इस भाग पे। ये दुनिया के 21% ज्वालामुखी इसी जगह आते हैं। 67% ज्वालामुखी सरकम पैसिफिक वॉल्केनो रेंज में आते हैं और 21% ज्वालामुखी इस क्षेत्र में आते हैं। इस पूरी पेटी को दो भागों में बांटा जाता है। ये इक्वेटर है, इक्वेटर से इसके दो भाग बना दो, ये ऊपर का भाग, ये नीचे का भाग। ऊपर के भाग को डॉल्फिन कहते हैं और नीचे के भाग को चैलेंजर कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अटलांटिक मिड अटलांटिक रिज कहते हैं इसको, मध्य अटलांटिक रिज, मिड अटलांटिक रिज, मिड अटलांटिक रिज का ऊपर का भाग डॉल्फिन और नीचे का भाग चैलेंजर कहलाता है। ये ज्वालामुखी की पूरी लंबी पेटी है, बहुत लंबी पेटी है ज्वालामुखी की। तो इस ज्वालामुखी पट्टी पर ही
दो भागों में, ये पूरे अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसके दो भाग हैं, ऊपर वाला डॉल्फिन, नीचे वाला चैलेंजर। और तीसरा ज्वालामुखी की जो पेटी है वो है ये मध्य भाग में, ये वाला जो भाग है, ये मध्य भाग, इसे कहते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मध्य भाग की पेटी। यानी जो कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, उनके बीच में से होकर जाती है पेटी। इन भागों में भी ज्वालामुखी बीच बीच में देखने को मिलते हैं। तो मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट, मिड अटलांटिक बेल्ट और सरकम पैसिफिक बेल्ट, ये 3 बेल्ट हैं। तीनों बेल्टों में ही मैक्सिमम ज्वालामुखी आते हैं। भारत इनमें से किसी में नहीं आता। भारत किसी में नहीं आता। भारत सिर्फ मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट का एक पार्ट छोटा सा है। तो वो कहाँ है? अंडमान निकोबार में, इधर, बस यहीं पर है भारत में एक ज्वालामुखी। बाकी भारत की मुख्य भूमि इन सबसे दूर है, इसलिए भारत में ज्वालामुखी नहीं आते। क्लियर है? समझ में आई बात? तो ये जो जगह है ना, ये सॉरी मिड उसका नहीं है, मिड कॉन्टिनेंट का नहीं है, ये रिंग ऑफ फायर का ही एक भाग है। ये रिंग ऑफ फायर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए इसमें आता है ज्वालामुखी। ठीक है? तो इस प्रकार से भारत में केवल एकमात्र ज्वालामुखी का कारण है, वो है रिंग ऑफ फायर वाला जोन के पास में होना। बाकी और कोई कारण नहीं है, क्योंकि ना भारत मिड अटलांटिक में आता, ना भारत उसमें मिड कॉन्टिनेंट में आता। क्लियर? क्योंकि भारत तो दक्षिण एशिया का एक भाग है, तो सबसे दक्षिणतम एशिया का जो भाग में से एक भाग है। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये 3 जगह हो गई जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी देखे जाते हैं। तो ज्वालामुखी से रिलेटेड मैक्सिमम जानकारी जो आपके साथ में शेयर कर सकता था, मैंने करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर ज्वालामुखी से रिलेटेड कोई और प्रश्न बनते हैं तो आप एक बार अपनी किताब को सर्च कीजिएगा, अच्छे से किताब में देखिएगा। ज्वालामुखी से रिलेटेड बातें बहुत ज़्यादा विशेष तो नहीं है, लेकिन जितना हो सकता था मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब परीक्षा में आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे मैंने कहा कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे बड़ा ज्वालामुखी, इस टाइप से प्रश्न आते हैं। ठीक है? एक और ज्वालामुखी है इंडोनेशिया का, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है। इंडोनेशिया का एक ज्वालामुखी है जो मैंने लिखवाया था पिछली बार, याद है कहीं? जो अभी तक का सबसे ज़्यादा आवाज़ से फटने वाला ज्वालामुखी। क्या लिखाया था? इंडोनेशिया का नहीं, नाम बताओ, और नाम बताओ। लिखा हुआ है जावा में, लिखा हुआ है। तो विद्यार्थियों, इंडोनेशिया का जो सबसे ज़्यादा आवाज़ के साथ फटने वाला ज्वालामुखी है, उसका नाम है क्राकाटाओ। ये 1883 में फटा था, 1883 में क्राकाटाओ। ये अभी तक का विश्व का सर्वाधिक आवाज़ के साथ, पृथ्वी की सर्वाधिक आवाज़ इसी को कहते हैं, क्राकाटाओ को। इतनी आवाज़ आज तक कभी नहीं आई पृथ्वी पर। और ये आवाज़ कितनी थी कि इस आवाज़ को ख़त्म होने से पहले इस आवाज़ ने पृथ्वी के 4 चक्कर लगाए। पृथ्वी के 4 चक्कर लगाए इस आवाज़ ने। जब ये फटा था तो पूरी पृथ्वी पर सभी जगह इसकी आवाज़ सुनाई दी थी। ऐसा कोई देश नहीं था जिसने आवाज़ नहीं सुनी। और लगभग 160 किलोमीटर के दायरे में लोग मारे गए थे उस आवाज़ के कारण। इतनी आवाज़ थी, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि 160 किलोमीटर के दायरे में लोग सारे मारे गए आसपास के। इतनी आवाज़ थी इसकी। ये दुनिया का सबसे अधिक आवाज़ वाला ज्वालामुखी था और पृथ्वी पर इससे ज़्यादा आवाज़ आज तक किसी भी घटना से नहीं हुई है। क्राकाटाओ नाम है, 1883 में फटा था। तब से आज तक इसमें फिर कोई हलचल नहीं हुई, तब से अभी तक कोई हलचल नहीं हुई। इसलिए ये ऐसा ज्वालामुखी है, अभी तक इसको हम डोरमांट या एक्सटिंक्ट में ही काउंट करेंगे। उसके बाद से फिर इसमें कोई हलचल हुई नहीं है। क्राकाटाओ डोरमांट कह सकते हैं इसको, अभी
एक्सटिंक्ट तो शांत नहीं कहेंगे, डोरमांट कहेंगे, यानी प्रसुप्त कहेंगे। तो विद्यार्थियों, जितना मैंने पढ़ाया आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद कल हम भूकंप पर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा भूकंप, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। जय हिंद।